और कोशिश करेंगे कि अगर वर्क तक भी पहुँच जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी कवर कर पाएँगे वो भी कोशिश करेंगे। ठीक है जी? चलिए, 2 मिनट दीजिए मुझे। ओके, स्क्रीन सभी के पास है। इको का छोड़कर जो हैंड रिटर्न भेजे है आपके पास वो कंटेंट हम देखेंगे, देख लेते हैं यहाँ पे। शिमला में राष्ट्रीय नेता जो आपके रहे, जो आपके शिमला विजिट पर आए हैं, उनके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके पास महात्मा गांधी से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी 1921 में जब आपके शिमला आए थे, उनके साथ कौन कौन तीन अन्य लोग थे। तो आपकी कस्तूरबा गांधी जो उनकी वाइफ है, सभी को पता होगा, लाला लाजपत राय आपके, और मदन मोहन मालवीय। ये तीनों व्यक्ति जो है गांधी जी के साथ आए थे। यानी कि अगर हम 1921 की बात करें, जब गांधी जी पहली बार शिमला की विजिट पर आए थे, तो टोटल आपके पास ये चार लोग आपके देखने को मिले। और कहाँ पर ये रुके थे? शिमला में एक आपके पास समर हिल में शांति कुटीर भवन है, और वहाँ पर इन्होंने जो आपके स्टे किया था। ये प्रश्न आपके बहुत बार हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में आता रहा है। दूसरा आपके पास 1945 की अगर हम बात करें, शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये जो है कॉन्फ्रेंस जो है वेवल योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसको शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है। कुछ जगह इसको वेवल योजना कहा जाता है, कुछ जगह इसको शिमला सम्मेलन कहा जाता है, तो दोनों आपकी एक ही बात है। ये जो शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई थी या सम्मेलन हुआ था, महात्मा गांधी इसमें आपके पास पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आपके यहाँ पर कांग्रेसी नेता के रूप में आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 1945 में मुस्लिम लीग का एक आपके पास प्रोग्राम हुआ था, और उस प्रोग्राम को शिमला में ये प्रोग्राम रहा था। जितने भी ये शिमला के जो स्लाइड है शिमला की आपके पास है, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना आपके पास शिमला देखने को मिले, लियाकत अली भी आए हैं, और शहबाज खान भी आए। 1916 में एनी बेसेंट आपकी आई थी, और एनी बेसेंट 1916 में अगर देखिए तो आप सभी को पता होगा इनका क्या लक्ष्य था। एनी बेसेंट होगी आपकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए भी इन्होंने कांग्रेस के जो अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम जो महिला बनी थी, उस कारण भी आपकी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो पहली महिला जिसने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये एनी बेसेंट थी। ये राष्ट्रीय नेताओं में से एक प्रमुख थी, और इनका आना भी कहीं ना कहीं हिमाचल वालों के लिए भी एक प्रश्न बन सकता है कि ये आपकी हिमाचल कब आई थी पहली बार, 1916। उसके बाद गांधी जी से क्या प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी जो है हिमाचल में या फिर आपके पास शिमला कब कब आए थे। 1921 में आपके आए हैं, 1931 में भी आए हैं, 1939 में आए हैं, 1945 और 1946। यानी कि कुल मिलाकर गांधी जी आपके पास जो है 5 बार आपके बार हिमाचल आए हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार आपके पास इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें, 2 जुलाई 1972 की बात है, इंदिरा गांधी आपके शिमला आई थी। क्यों आई थी? और 1972 की अगर हम बात करें तो 1972 में एक समझौता हुआ था। उस समझौते को किस नाम से आप जानते हो? उस समझौते को शिमला समझौते के नाम से आप जानते हो, जो कि दो देशों के मध्य आपके देखने को मिला। कौन कौन से दो देश थे? एक आपके पास पाकिस्तान था, और दूसरा आपके पास इंडिया था। इन दो देशों के मध्य जो समझौता हुआ था 1972 में, इसके लिए आपके पास जो है इंदिरा गांधी आपके शिमला पहुंची थी। और ये समझौता दो देशों के साथ किन दो व्यक्तियों के मध्य रहा? तो भारत के प्रधानमंत्री की ओर से आपके श्रीमती इंदिरा गांधी, और वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ओर से आपके पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपकी इसमें मध्यस्थता करने वाली थी। तो ये शिमला आने वाले जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये सबमिट किसने किया है होमवर्क? अंजना मैम द्वारा ये सबमिट किया गया था। बहुत अच्छे से आपके इसमें आपके लिखा है। तो अगर आप सारे बेहतर तरीके से अगर आप समझना चाहें, तो बेहतर तरीके से आपको जो है लिखना भी पड़ेगा। दूसरों का जो होमवर्क है वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, तब जाकर दूसरे स्टूडेंट को भी आपके बेहतर जो कंटेंट आपको मिल सकता है। अगली स्लाइड हम देखेंगे। ये होमवर्क आपके किसका आपके है, इसमें नाम कहाँ है? रेखा कुमारी मैम ने होमवर्क सबमिट किया है। इसमें आपके पास वही वाली बात है कि कौन कौन कब आए हैं, लेकिन तरीका सभी का अपना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी के साथ कौन कौन आया यहाँ पर देख लीजिए। बाकी इसके बारे में वैसे हमने बात कर लिया, ऑलमोस्ट सेम कंटेंट है, तो बार बार समय खराब करने की आवश्यकता नहीं। ये भी आपके सेम कंटेंट है, इसमें भी आपके पास कौन कौन कब आया। जैसे लाला लाजपत राय आपके पास हिमाचल आए 1906 में, किस स्थान पर आए? मंडी में आए। एनी बेसेंट 1916 में आई, शिमला आई। महात्मा गांधी 1921 में आए, पहली बार की बात की जा रही है सभी की, ये शिमला में। मौलाना मोहम्मद अली 1921 शिमला। शौकत अली 1921 शिमला में पहली बार। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1958 में जो है
ये आए थे मनाली। तो हिमाचल प्रदेश में जो है कहाँ पर कौन से आपके देखने को मिले? हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडलों के आंदोलन आपके पास, ये वाली स्लाइड तो वैसे आपके पास है। हैंड रिटन जो है वो हम करेंगे आज का, क्योंकि हैंड रिटन वाला सभी आपके कवर नहीं कर पाएंगे। सोनिया भारती मैम ने आपके होमवर्क सबमिट किया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद से संबंधित इनका ये जो होमवर्क रहा था, और जिसमें मैंने आपको होमवर्क के रूप में कहा था कि जो 10 मंडल है, 10 मंडल आपके पास और इसके रचयिता कौन है ये आपने बताना है। तो ऋग्वेद के टोटल आपके 10 मंडल हैं। पहला और 10वां सबसे अंत में जोड़ा गया है, सभी को पता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रथम मंडल आपके पास, इसके रचयिता कौन है, द्वितीय के हम देखें, तृतीय के हम देखें, आपको कौन कौन से याद रखने हैं। आपको याद रखना है, फर्स्ट आपने याद रखना है, क्योंकि पहला और जो 10वां ये सबसे अंत में जोड़े गए हैं, तो उस करके ये महत्वपूर्ण है। पहला जो आपके पास मंडल है, इसके जो है रचयिता आपके पास मेधातिथि आपके माने जाते हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है चतुर्थ मंडल, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके रचयिता वामदेव है। इसके अलावा आप याद रखेंगे सप्तम मंडल वशिष्ठ से संबंधित है। मंडल के बारे में हमने क्लास में ऑलरेडी बात की है, कि डिटेल में बात की है कि किस मंडल से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इनके रचयिता हमने नहीं देखी, तो रचयिता आपके पास इस स्लाइड में हम यहाँ पर देखते हैं। कुछ और बातें इसमें 2-3 और व्यक्तियों के बारे में, जैसे कि विश्वामित्र की अगर हम बात करूँ, विश्वामित्र द्वारा रचित जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, ये सूर्य देवता सवित्री को समर्पित है। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपके पास जो है सूर्य देवता की जब भी बात की जाती है, तो ये माना जाता है कि जो गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है, जब भी आप पानी सूर्य को अर्पित करते हो तो गायत्री मंत्र का उच्चारण आप करते हो, ठीक। तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तीसरे मंडल में, जो कि सूर्य देवता सवित्री को समर्पित आपके माना जाता है। इसके रचयिता विश्वामित्र आपके रहे थे। 7वें मंडल की अगर हम बात करें, 7वां मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें दशराज युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है, यहाँ पर एक रावी नदी है, रावी नदी का भी उल्लेख देखने को मिलता है। रावी की अगर हम बात करें, रावी नदी का जो है पौराणिक नाम पूछा जाता है इरावती के नाम से, इसको पुरुषुनी के नाम से भी आपके जाना जाता है। संस्कृत और वैदिक नाम ऐसे भी प्रश्न आपके बन जाते हैं, ये आपने याद रखना है। आगे हम देखेंगे आपके पास, और होमवर्क आपके जो रहा था, ये बहुत अच्छा शिल्पा मैम ने आपके बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की है। अगर देखिए तो दर्शन से मैंने आपको कहा था कि दर्शन कितने हैं, टोटल आपके पास दर्शन 6 देखने को मिलते हैं। भारतीय दर्शनों में टोटल आपके पास 6 दर्शन है। इसमें सबसे पहला हम देखिए तो सांख्य दर्शन आपके देखने को मिलता है। सांख्य दर्शन की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है, और इसमें मूल तत्व आपके पास 25 मानेंगे। इन तत्वों को 25 जो तत्व है इनको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन सी ये मूल तत्व 25 आपके पास है। आपको जस्ट इतना याद रखना है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ये आपके पास कपिल मुनि आपके माने जाते हैं। ये सबसे प्राचीनतम दर्शन है, ऐसे याद रखना है कि सबसे प्राचीनतम दर्शन आपके कौन सा है। 6 दर्शनों में तो सांख्य दर्शन आपके सबसे प्राचीनतम है। न्याय दर्शन की बात करेंगे। न्याय दर्शन क्या है? न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी द्रव्यों को भी मानता है। यह दर्शन ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? प्रश्न एक पूछा जा सकता है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक कह लीजिए या प्रतिपादक कह लीजिए, एक ही बात है। तो न्याय दर्शन को किसने दिया था? ये अक्षपाद गौतम द्वारा दिया गया था, ऐसे इसको याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न आपके बन सकता है कि ईश्वर विश्व का जो सृष्टिदाता जो है, किस दर्शन को या कौन सा दर्शन जो है ईश्वर को विश्व का सृष्टिदाता मानता है? तो ये न्याय दर्शन आपके मानता है। स्टूडेंट आपके लेट आते हैं, क्या समस्या है? लेट क्यों आ रहे हो आप क्लास में? ऐसे बात नहीं बनेगी। हम बात कर रहे थे न्याय दर्शन की, ठीक है। न्याय दर्शन आपका हो गया है। अगले आगे चलेंगे आपके पास योग दर्शन। योग दर्शन विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन योग दर्शन है। अब आपने देखा होगा कि हाल ही में आपके पास जो है पिछले लास्ट ईयर के, अगर आपको 21 जून आप देखते हैं योगा डे के रूप में आप इसको मनाते हो, योग दिवस के रूप में इसको मनाते हो, और इंटरनेशनल लेवल पर अब आप इसको मनाते हो। तो यहाँ पर योग दर्शन में आपके पास क्या है? सर्वाधिक प्रचलित दर्शनों में से एक है। और इसमें अगर हम देखें तो मोक्ष की जो आपके पास कितनी क्रियाएं बताई गई हैं? 8 क्रियाएं बताई हैं। योग आप सभी को पता है, अगर वैसे नहीं पता होगा तो योग दिवस पर तो आप योग कर ही लेते हो, अगर स्कूल वगैरह में हो तो आपको वैसे भी योग करवाया जाता है, तो आपने सुना भी होगा। बाकी अगर मॉडर्न में ज़्यादा आना है तो योग की जगह जिम आप कर लो, बात एक ही है। व्यायाम आपने करना है, तो इसके प्रवर्तक के रूप में आपके कौन है? पतंजलि मुनि। वैशेषिक दर्शन, यह विश्व का यथार्थवादी या विश्लेषणवाद या वस्तु तुल्य दर्शन आपके माना जाता है।
सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न ये सिंपल सा यही पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा दर्शन है जिसके अंतर्गत हम कहते हैं कि जितनी भी हमारी भौतिक वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं पंच महाभूतों में वर्गीकृत हैं। ये दर्शन है वैशेषिक दर्शन। इसके प्रवर्तक कणाद आपके माने जाते हैं। यहाँ ऑब्लिक आपके लगाया गया है, उल्लुक भी आपके पास है, दो में से एक ऑप्शन आपकी वैसे कणाद आपके पास रहता है। तो आपके वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कणाद आपके देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे दर्शनों में आपके पास 5th नंबर पर कौन सा आता है? मीमांसा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीमांसा आपके पास वेदों के कर्मकांडों तथा ब्रह्मांड ग्रंथों से संबंध रखता है। वेदों का जो है अंतिम प्रमाण ये माना जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जितने भी कर्मकांड वेदों के अंतर हम देखते हैं, जिसमें कर्मकांडीय वेद जब देखते हैं, यजुर्वेद की बात आती है, उसकी हम बात करें, चाहे ब्राह्मण ग्रंथों की हम बात करें, ब्राह्मण ग्रंथ हम पहले पढ़ चुके हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में आपके पास सब आएंगे, वेद आएंगे, वेदांग आएंगे, उपनिषद आएंगे, आरण्यक आएंगे, पुराण आएंगे। ये सारे क्या है? ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं वो सारे क्या है? वो सारे के सारे आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों का जो संबंध है वो किस दर्शन से माना जाता है? मीमांसा दर्शन से माना जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसके प्रवर्तक के रूप में कौन आपके हैं? जैमिनी आपकी देखने को मिलता है। ये भी महत्वपूर्ण है। वेदांग की बात करेंगे। वेदांग दर्शन अंतिम दर्शन के रूप में हम देखते हैं। इसके रचयिता वेदव्यास या बादरायण, इन दोनों को आपके माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास का ही परिवर्तित नाम बादरायण है। कई जगह आपके पास वेदव्यास ऑप्शन में होता है तो उस करके यहाँ पर सही है आपको दिया जाना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो सीधे वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक के रूप में आपके बादरायण माने जाते हैं। लेकिन वेदांत जो है, वेदांत आपके पास जो है किस तरह की अनुभूति आपको करवाता है, किस तरह का प्रमाण देता है, किस तरह के दर्शन की बात करता है, ये अति महत्वपूर्ण है। वेदांत में जब भी बात की जाती है तो ब्रह्म को सत्य माना जाता है कि ब्रह्म है, ब्रह्म के बिना कुछ भी नहीं है। जीवात्मा के ब्रह्म में लीन होने पर जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जब आप जो है जीवन मृत्यु के बंधनों से आप परे चले जाते हैं या जीवन मृत्यु को छोड़कर आप जो है मोक्ष की प्राप्ति आपको तभी होगी जब संसार के जितने भी आपके पास जो है जीव जंतु है उनमें आपकी जो है आत्मा निवास नहीं करेगी। यानी कि सीधे तौर पर हम कहें कि मृत्यु और जन्म के चक्कर से आपको मुक्ति मोक्ष आपके कहलाती है। और मोक्ष की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है? ब्रह्म ज्ञान से हो सकती है। हमें जो है ज्ञान आपके जो है खुद में सम्मिलित करना है, भक्ति करनी है, किसी का बुरा नहीं करना है, कल्याणकारी कार्य करने हैं। सीधे तौर पर हम कहें तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक आपके बादरायण है, जो कि ब्रह्म को ही सत्य आपके मानते हैं। नेक्स्ट आपके देखेंगे संस्कार। मैंने आपको होमवर्क दिया था और ज्योति मैम ने ये संस्कार आपके होमवर्क सबमिट किया है। एग्जाम में प्रश्न जो बन सकता है सिंपल सा बन सकता है कि सनातन धर्म के अंदर कितने संस्कारों को प्रमुखता प्रदान की गई है? 16 संस्कारों को प्रमुखता प्रदान की गई है। अगर हम देखें तो आपके पास 16 संस्कार में आपके संस्कार का जो मतलब होता है, जो ये संस्कार क्यों किए जाते हैं, इसका मतलब है कि एक आपके पास जो एक पड़ाव आपने पार कर लिया है, उस पड़ाव के दूसरे पड़ाव में जाने के लिए आपकी शुद्धिकरण की जाती हैं, जिसके लिए अंतर्गत हम इसको क्या कहते हैं कि हम इसको संस्कार कहते हैं। जैसे कि गर्भाधारण की अगर हम बात करें तो गर्भाधारण जो संस्कार है उसमें आपके पास जो सबसे पहले क्या है, एक शिशु के जन्म से पहले माता के जो गर्भ के अंदर जो है बच्चे के जो है अंग बनना शुरू हो गए। पहला संस्कार यहाँ से आपके माना जाता है, जिसके लिए आपने देखा होगा कि आपकी गोद भराई का कार्यक्रम भी आपके रखा जाता है। घरों में छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, गोद भराई का एक आपके होता है, उसी ये गर्भाधारण संस्कार है। ये तो मैं आपको अपनी आम भाषा में आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाए। दूसरा आपके पास है पुंसवन संस्कार। यहाँ पे गर्भाधारण के 3 महीने बाद आपके ये किया जाता है। इस तरह के बाकी सारे हैं, आपको सारे के सारे आवश्यकता नहीं है आपको पढ़ने की। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो संस्कार है वो आपके पास अगर हम इसका वर्णन देखिए तो कहाँ पर देखने को मिलता है, किस समृद्धि के अंदर देखने को मिलता है। व्यास समृद्धि के अंदर संस्कारों का वर्णन देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सनातन धर्म में 16 तरह के संस्कार आपके माने जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके वैसे वाला बनने की संभावना नहीं है, लेकिन आपको ये कवर करके चलना है, तो फिर आपको ये दिया गया था। ये वाली पर्सनली मुझे बहुत मेहनत वाला काम लगा और बिल्कुल बहुत अच्छे से आपके पास इसको लिखा गया है। इसमें आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, वर्तमान में उन स्थल की स्थिति क्या है, और साथ में आपके पास किस वर्ष में उसकी खोज की गई है और किस नदी के किनारे वो स्थल आपके देखने को मिलता है। तो देखिए अगर आप हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने, वर्तमान स्थिति पाकिस्तान, किस वर्ष खोजा गया था 1921, और किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। क्या आपको ये 10 के 10 याद करने? नहीं, आपको मैं 4-5 याद करवाता हूँ और मैं बताता हूँ कौन कौन से। हड़प्पा आपने याद रखना, मोहनजोदड़ो
मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, एक ही बात है। रखालदास बनर्जी द्वारा इसकी जो है खोज की गई। कब की गई? 1922 में। कहाँ पर वर्तमान स्थिति? पाकिस्तान में। और किस नदी पर खोजा गया स्थल था? सिंधु। अब सिंधु नदी पर ये खोजा गया था, तो इसी कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी आपके जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना। इसके अलावा आपको याद रखना है रोपड़, आपको याद रखना है रोपड़ आपके पास ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये पंजाब में देखने को मिलता है। इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने आपकी की थी। कब की बात है आपके पास? 1953 से लेकर 56 तक इसका उत्खनन आपके होता रहा, और इसी कारण आपके पास एक पर्टिकुलर आपके पास ईयर इसमें मेंशन नहीं किया गया है। वर्तमान में हम देखते हैं तो किस नदी के किनारे ये खोजा गया था? तो सतलुज नदी के किनारे। सतलुज नदी का पुराना नाम सतुद्री के नाम से इसको जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको याद रखना है लोथल। लोथल की खोज रंगनाथ ने की थी। आपकी वर्तमान में स्थिति देखिए, कहाँ पर ये खोजा गया था? वर्तमान के गुजरात में आपके खोजा गया था। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कब इसकी खोज हुई थी? इसका उत्खनन भी लंबे समय तक रहा। 1955 में इसका जो है उत्खनन स्टार्ट हो गया था, यानी कि खोदने का कार्य शुरू हो गया था, और 1962 तक जो है इसके सभी स्थलों को आपके खोज लिया गया सफलतापूर्वक। फिर आप इसमें याद रखेंगे मांडा। मांडा आपके पास इसकी खोज किसने की? जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज की गई। कहाँ पर की गई? जम्मू कश्मीर में की गई। और किस वर्ष इसको खोजा गया था? 1982 में चिनाव नदी के तट पर इसको खोजा गया। तो इस हिसाब से हम देखिए तो आपके पास मांडा है, चाहे धोलावीरा है, ये सबसे लास्ट में खोजे गए। धोलावीरा की खोज रविंदर सिंह द्वारा की गई थी। कहाँ पर? गुजरात में, और लूनी नदी के तट पर 1990 से लेकर 91 के बीच में इसको खोजा गया था। नेक्स्ट भी आपकी यही स्लाइड है। ये आपकी यहाँ पर भी दिए गए हैं, सेम वही बात है। रचयिता जो हमने पहले देखे, ये सारे आपको ग्रुप के अंदर वैसे भी आपके पास है, लेकिन आप इसको खुद नहीं देखते, और आज क्लास का थोड़ा सिस्टम ख़राब हो गया। अदरवाइज़ मैं एक नया टॉपिक आपके लिए प्रिपेयर करता, लेकिन मैं सोच रहा था कि आपका रिवीजन में करवा दूँ, तो रिवीजन हम इसमें कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश की रियासतें और उनके संस्थापक कौन कौन सी आपने याद करनी है? आपने याद करनी है गुलेर रियासत। गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद द्वारा 1405 में, ये आपने याद रखनी है। कुल्लू का आपने याद रखना। कुल्लू, आधुनिक कुल्लू जो आपकी जाना जाता है, ये आपके पास रतन बद्रा द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई। और वैसे जो कुल्लू है, पुराना जो कुल्लू है, उसकी जो है स्थापना का श्रेय विहंग मणिपाल को आपके जाता है। इसमें थोड़ा सा ये गलत लिखा है, जिसने ये स्टूडेंट ने, किसने किया ये होमवर्क? किसी स्टूडेंट का नाम है इसमें, किसने ये होमवर्क सबमिट किया है? इसमें नाम नहीं है जिसने भी स्टूडेंट ने होमवर्क सबमिट किया है, इसमें थोड़ा सा गलत है हिंदी। विहंग मणिपाल ऐसे नहीं होता। चलिए आगे आपके पास कुनिहार रियासत, इसकी स्थापना किसने की? अभोज देव द्वारा 1154 में आपकी की गई है ना, 1154। सिरमौर रियासत इंपॉर्टेंट है। सिरमौर रियासत की स्थापना शुभंश प्रकाश द्वारा की गई। अब याद रखना सिरमौर रियासत और सिरमौर राज्य भी आता है। राज्य की स्थापना रसालू द्वारा की गई थी। इसमें आपके पास ये मेंशन होना चाहिए था। जो होमवर्क भेजते हैं वो आपके पास कंप्लीट नहीं इसको करते हैं। रसालू द्वारा आपके पास सिरमौर राज्य की स्थापना, जबकि रियासत के रूप में हम देखते हैं शुभंश प्रकाश को 1195 में आपकी ये स्थापना की गई। नालागढ़ भी इंपॉर्टेंट है। नालागढ़ वर्तमान नाम है, इसको पहले हिंडूर के नाम से आपके जाना जाता था। हिंडूर रियासत की स्थापना अजय चंद द्वारा आपके पास 1100 ईस्वी में की गई, ये इंपॉर्टेंट है। चंबा रियासत और चंबा राज्य दोनों। अब ये जिस स्टूडेंट ने ये आपके किसने किया है आपकी ये सबमिट, ये ऐसे नहीं लिखना था, मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। चंबा रियासत और चंबा शहर, चंबा राज्य दोनों अलग अलग बात है। आपके इस तरह से प्रश्न पूछा था कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की, तो चंबा रियासत की स्थापना आपके मीरवर्मन है। अब चंबा राज्य आपके पास यहाँ लिखना चाहिए था ऑब्लिक करके, या राज्य की जगह आप चंबा शहर कर सकते थे। तो चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन। दोनों चीज़ें साथ साथ आपके लिखेंगे तो फिर आपको भी समझने में आसानी होगी। जो आपकी होमवर्क बेशक आपने जो जल्दी जल्दी बनाया हो, लेकिन आपका होमवर्क इतना यूज़फुल होना चाहिए कि कोई स्टूडेंट दूसरा देख रहा है तो उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके मिले। अब ये चंबा रियासत तो यहाँ देख लिया। चंबा शहर की जब बात करते हैं, चंबा शहर की स्थापना किसने की? साहिल वर्मन। तो ये आपने याद रखना। नेक्स्ट आपके पास है रतेश। रतेश इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी रियासत, जैसे यहाँ पर ये नोट आपके मेंशन है, ये बहुत अच्छा है। इस तरह के नोट आपने ज़रूर लगाने जब भी आप होमवर्क करें। अब रतेश रियासत है, सबसे छोटी रियासत के रूप में आपकी इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना राम सिंह द्वारा की गई। कब की गई? यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं है, ये भी आपको लिखना था इसमें। जसवा वर्तमान में हम देखें तो ऊना है, तो ऊना का प्राचीन नाम जसवा आपके देखने को मिलता है। ऊना रियासत की स्थापना पूर्णचंद द्वारा की गई थी। कब की बात है आपके पास? 1170। ऐसे प्रश्न। ऊना जो आपके है, ऊना जिला पूरी तरह से शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
और जहाँ तक मुझे याद है शायद अभी एलाइड के एग्ज़ाम में ये पेपर था, क्वेश्चन आया था ये पेपर में, एलाइड में आया था, या फिर एचएस का भी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है लास्ट, उसमें आपके ये प्रश्न पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि किस जो कौन सा क्षेत्र आपके शिवालिक से घिरा हुआ है। तो ऊना जिला, कौन सा जिला आपके, तो ऊना जिला आपके पास ये शिवालिक से घिरा हुआ है। क्योंतल, गिरिसेन द्वारा इसकी स्थापना आपके की गई थी 1211 में। तो ये महत्वपूर्ण आपके पास जो रहता है रियासती हिमाचल की, और उसके संस्थापक आपके। अगली स्लाइड हम देखें। हाँ, अगली स्लाइड में आपके लक्ष्मी कुमारी मैम ने ये सबमिट किया है। ठीक है, इसकी आपने डेट नहीं लिखी, थोड़ा सा कष्ट आप कर लेते तो मिल जाती है आराम से। त्रिगत रियासत की स्थापना, सबसे बड़ी रियासत के रूप में त्रिगत को नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास प्रश्न पूछा है त्रिगत रियासत की स्थापना, आपसे हो सकता है ये पूछ ले नगरकोट रियासत की स्थापना किसने की, कांगड़ा रियासत की स्थापना किसने की, ऐसा प्रश्न। तो आपको त्रिगत, नगरकोट ये साथ में लिखने थे आपको, तब बेहतर आपके पास समझ इसमें विकसित हो सकती थी। सुशर्मा द्वारा, सुशर्मा नहीं सुशर्मा इनका नाम था, कटोच वंश से इनका संबंध था। अगर आपको लिखना होगा तो लिख लेना। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने आपके पास महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। तो प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे कौन आपके राजा रहे हिमाचल के जिसने जो आपके पास महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। तो ये कटोच वंश के शासक सुशर्मा आपके पास देखने को मिलते हैं, जिन्होंने आपके पास त्रिगत रियासत की स्थापना की। ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके प्रश्न देखने को मिलता है। त्रिगत रियासत, साथ में कांगड़ा का किला भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया। जब अगर आप विजिट पर जाओ कभी, कांगड़ा का जो किला आपके पास है वो आपके पास सुशर्मा द्वारा आपके बनाया गया था। हालांकि आगे जाकर 1620 में आपके पास जहांगीर उस पर कब्जा कर लेता है, वो अलग विषय है, लेकिन आप चीज़ों को साथ साथ रिलेट करेंगे तो बेहतर समझ आपको रहेगी और याद करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट है मंडी। मंडी की अगर हम बात करें तो मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी, बाण सिंह द्वारा की गई थी। अब जब मंडी है तो सुकेत आपको साथ में लिखना चाहिए था, बीच में ये ठेऊ लिखने की आवश्यकता नहीं थी। नोट्स बनाने का तरीका समझ लीजिए कैसे बनाते हैं नोट्स। मंडी है तो मंडी आपके पास वर्तमान में हम देखें तो सुकेत का जो आपकी एरिया था वो मंडी में सम्मिलित है, तो मंडी और सुकेत दोनों आपके साथ लिखना चाहिए था। मंडी रियासत की स्थापना किसने की, बाण सिंह द्वारा। अब मंडी आप यहाँ लिख रहे हो तो मंडी शहर भी तो हो सकता है, तो आपको यहाँ भी रियासत लिखना चाहिए था, या फिर रियासत इसमें से किसी में नहीं लिखना चाहिए था, किसी एक पर्टिकुलर में आपके पास होता तो उसी में लिखना चाहिए था। ये छोटी छोटी बातें हैं, नोट्स आपके पास कैसे बनाए जाते हैं वो आपको समझना है। मंडी रियासत की स्थापना बाण सिंह द्वारा, सुकेत रियासत की स्थापना वीर सिंह द्वारा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और आपका कई बार इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और आपके याद रखेंगे इसमें बलसन आप लिख लीजिए, ठीक है। बलसन ऐसे नहीं लिखा होता, ये बलशन ये कोई रियासत नहीं थी, बलसन थी आपके पास। आलोक सिंह द्वारा इसकी स्थापना आपकी की गई। हिंदी का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें, आप बीएड कर चुके हैं और टीचिंग एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आपकी जो है हिंदी में बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है। ये आपकी एक अलग स्लाइड है जो कि होमवर्क आपके सबमिट किसने किया है, कंचन बाला मैम ने। यहाँ पे भी आप इसको देख लेना, इन्होंने भी लगभग आपके पास शॉर्टकट ही मारा है। ईयर्स कहाँ है इसमें, कैसा सबमिट किया है होमवर्क कंचन बाला मैम, किसी भी एक भी ईयर नहीं है। किस ईयर में आपकी स्थापना की है, संस्थापक तो ठीक है, ये स्थापना आपके कब हुई, कब की है, किस संस्थापक ने, वो कहाँ पर है आपके पास है। होमवर्क के लिए शॉर्टकट नहीं चलेगा, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पूरे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ये वाली स्लाइड्स तो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। ये साइकोलॉजी के आपके पास क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं है पॉसिबल इसको समझना कि क्या है कैसे हैं। करंट अफेयर को भी छोड़ देते हैं, बाकी के आपके देख लेंगे। ये ठीक है, ये वाली स्लाइड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने देखे थे उससे रिलेटेड आपके पास इम्पॉर्टेंट आर्टिकल में आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, 16 आपके पास अवसर की समानता, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। 17 अगर हम देखें तो अस्पृश्यता यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17। 19 की अगर हम बात करें, 19 में आपके पास 6 तरह की स्वतंत्रता आपकी दी गई है, वो इसमें मेंशन आपके नहीं है। अगर आप लिख लेते हैं कि 6 टाइप के राइट्स उसके अंदर आपके पास है तब भी बेहतर था। 21 आपके पास ये जीवन की स्वतंत्रता आपको देता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी माफ कीजिएगा। 21 है बिल्कुल राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पे आपके पास राइट टू एजुकेशन आप सिंपल इसमें लिख सकते थे। यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आर्टिकल 21 है जब भी आप मेंशन कर रहे हो इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, तो आपको ये भी लिखना चाहिए था साथ में कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है और किसका परिणाम था। इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था, 86 अमेंडमेंट आपके पास 2002 में आपके पास देखने को मिला, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आर्टिकल जो 45 था उसको आधार बनाया गया और आपके पास आर्टिकल 21A को आपके फंडामेंटल राइट्स में आपके इंक्लूड किया गया।
ये सारी चीज़ें आपके मेंशन होती हैं, तब ये नोट्स आपके बनते हैं। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ नोट्स ऐसे ही आपके पास आ रहे हैं, लेकिन चलो एटलीस्ट आपको थोड़ी हैबिट आपकी फॉर्मेशन होगी, समय लगेगा थोड़ा। 25 फ्रीडम ऑफ दी, इसको तो ये आपकी तो सारे आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 32 5 तरह के आपके पास रेमेडीज़ की बात करते हैं जो रिट आपकी जारी की जाती है, 5 तरह की रिट हाल ही में हमने कवर किया है टॉपिक। तो मुझे इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये तो आपके सारे ही आ गए इस हिसाब से, तो इसमें कैसे पहचानोगे आपकी इम्पोर्टेंट कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, इस पर एक बार नज़र लगा लेते हैं ज़रा। यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल 315 इम्पॉर्टेंट याद रखना। जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड 279, फाइनेंस कमीशन से लेकर 280 ये इसको साथ में आपने लिखना था। जब भी ये वाला आपके लिखा जाता है तो एक का आपने याद रखना, आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 117 और आर्टिकल 280 ये सारे एक साथ लिखने होते हैं। चलो कोई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी है वो आपके बताने का प्रयास किया है तो बेहतर है, फिर एक साथ इस हिसाब से आपकी ये सही है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आपके पास संविधान के अंदर कौन कौन से आपके पास जो प्रावधान आपके देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी बॉडीज़ हमारी है जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास पहले से मेंशन है, जो कि बाहर से नहीं जोड़ी गई है, वो आपके पास यहाँ पर है। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके अगर आप देखिए तो आपके पास ये देखने को मिलते हैं। एडवाइज़र आपके माने जाते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके एडवाइज़र के रूप में इनको जो है संदर्भित किया जाता है। 76 में हम देखते हैं इनको। इसके अलावा आपके पास एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जिस तरह से आपके पास 76 में आपके पास जो एक एडवाइज़र आपके होता है प्रधानमंत्री का, वैसे ही एक एडवाइज़र राज्य के अंदर सीएम के पास भी होता है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट के नाम से उसको जाना जाता है। आर्टिकल 165 में उसका उल्लेख देखने को मिलता है। आर्टिकल 148 सभी को पता है कि एक से रिलेटेड है, केक की फुल फॉर्म आपके पास अगर हम देखें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ऑडिट ऑफिसर ऑफ इंडिया आपके माना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके रहेगा। बाकी आपके पास ये सारे इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल हम डिटेल में इसको कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए जो आपके पास आर्टिकल 324 है, ये संविधान को लागू होने से पहले इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आपके अडॉप्ट किया गया, सभी इसको अंगीकृत किया गया। तो जैसे इसको अंगीकृत किया गया तो आपके पास आर्टिकल 324 भी आपके ऑटोमेटिकली आपके वहाँ से लागू हो जाता है। और आपके पास अगर हम देखिए तो 24 जनवरी 1950 को आपके पास जो है ये इलेक्शन कमीशन आपके इस्टेब्लिश हुआ था, और ये भी आपको याद रखना है। 25 होगा शायद, है ना, या एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। 25 जनवरी होगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 25 जनवरी 1950। एक बार मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ, बता दीजिए ज़रा 25 है या 24 है। 24 तो मुझे नहीं लग रहा, 25 होगा, देख लीजिए, बता दीजिए 24 या 25। फास्ट कीजिए रिप्लाई। क्या है 25 है ना, 25 जनवरी, क्योंकि हम नेशनल वोटर डे भी तो आपके बनाते हैं। नहीं मीनाक्षी मैम 26 तो है ही नहीं, नेशनल वोटर डे 25 को मनाया जाता है, तो 25 आपके हैं, ठीक है 25 है। चलते हैं वापस। नेक्स्ट अगर आपके देखिए तो नेक्स्ट आपके जो यहाँ पर देखने को मिलेगा अदर इम्पॉर्टेंट रैंडम आर्टिकल कौन कौन से हैं। हाँ ये रहे आपके पास आर्टिकल 108, 110, 112, 7, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और आपके पास आर्टिकल 32 तो है ही, ये तो दोनों आपके पास, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो आर्टिकल 32 का यूज़ कीजिए, अगर आपके पास आपके राइट्स का जो हनन होता है। और अगर आपको लगता है कि राज्य के अंतर्गत आप हो, किसी हाई कोर्ट में आप जाना चाहते हो, तो आर्टिकल 226 का यूज़ आप जो है कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास देख लेंगे कौन सी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 है, ये हमने कर दिया है डिटेल में। जो कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जो हमने कवर नहीं किया क्लास वो हम करेंगे इसमें। ये 19 वाला 6 तरह के अधिकार कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लीजिए, अभी हम जस्ट बात ही कर रहे थे। पहले में आपके पास 19A की अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है बी में। सी में संघ बनाने की, फिर व्यक्ति पहले क्या करेगा, भाषण देगा, भाषण देने के बाद क्या करेगा, एक जगह इकट्ठा होने के लिए आग्रह करेगा, इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर संघ बनाने की जो प्रावधान रखा जाएगा। संघ के बाद अगर हम बात देखें तो आपके पास कहीं देश भर में जो है पूरे देश भर में हो सकता है कि धरने देने हो, तो देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता उसको प्रदान की गई है। याद रखने के लिए कर रहा हूँ डेट, वैसे इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपके पास धरने देने ही आपने। उसके बाद जब आ रहे हो आप कहीं जाने के बाद आपको निवास स्थान भी तो करना पड़ेगा, तो निवास की स्वतंत्रता आपके पास ई में है। उसके बाद एफ आपके पास यहाँ से गायब है। एफ आपके पास क्या था, जो फंडामेंटल जो आपके पास राइट्स के अंदर एक राइट टू प्रॉपर्टी आपको दिया जाता था, आर्टिकल 31 भी आपके सस्पेंड किया गया है। और 19F में भी आपके पास संपत्ति की बात की गई थी, जो आपकी संपत्ति है, संपत्ति का राइट्स आपको दिया गया था। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान में रखना है कि 19F भी किससे था, राइट टू प्रॉपर्टी से था, आपको संपत्ति रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी 19F में। हालांकि 31 भी इससे संबंधित आपके पास था, राइट टू प्रॉपर्टी से था। बाद में इसको सस्पेंड किया गया, 1978 में इसको सस्पेंड किया गया था। आपके पास अमेंडमेंट हुआ था 44। इस अमेंडमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसको सस्पेंड करके आपके पास क्या है, आर्टिकल 300A में इसको बना दिया गया था, किस तरह का कानूनी अधिकार के रूप में इसको बना दिया गया था। तो उस करके यहाँ से ए गायब है। जी की अगर हम बात करें, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो जब आप निवास स्थान कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको जो है अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ आपको जो है करना है, कुछ ना कुछ आपके पास जीविका के साधन आपको ढूंढने हैं, तो उससे संबंधित आपके पास 19 जी। फिर चलते हैं आपके पास नेक्स्ट, ये स्थापना है कि किस बैंक की कब स्थापना हुई है, इको से क्वेश्चन आपके पास है। 2023 में जो है शक्तिकांत दास को 2023 में अवार्ड मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर। वर्तमान के अगर हम देखें तो ये आपके पास 9/9/2024 का होमवर्क किसी ने सबमिट किया है। इसमें हम क्या देखते हैं, ओके, इसमें हम देखते हैं कि शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के जो है कौन से गवर्नर बने हैं, 25 नंबर के बने हैं, एक इन्फॉर्मेशन ये है इसमें। दूसरा, वर्तमान में आपके पास डिप्टी गवर्नर आपके जो देखने को मिलते हैं आरबीआई के, कौन आपके पास है, ये स्वामीनाथन जानकी रमन आपके पास है। और गवर्नर का कार्यकाल अगर हम देखिए तो 3 साल के लिए आपके देखने को मिलता है। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह आपके पास क्या है, ताड़ का पत्ता और बाघ। इसको जो आपके पास किस कलर में है, इसका कलर भी कई बार पूछ लिया जाता है। किसी एग्ज़ाम में आया था, मुझे याद नहीं है, एक पुराना एग्ज़ाम दिया था, उसमें आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है वो किस कलर में आपके पास है, ताड़ का पत्ता। अब ताड़ का पत्ता को जो लोगो है, लोगो में कौन कौन से कलर होते हैं, ऐसे प्रश्न आपके बन जाते हैं। आरबीआई का जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो 14 बैंक को नेशनलाइज आपके किया गया था, 1969 की बात है, ये इंदिरा गांधी के समय की बात है। इसमें भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपके किया गया था। आरबीआई द्वारा जारी भारतीय रुपया करेंसी पर आपके पास किसके हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर के आपके पास हस्ताक्षर आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गवर्नर के हस्ताक्षर तो आपके होते ही है सभी पे, ठीक है, तो ये आपने याद रखना। गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर हस्ताक्षर नहीं करता, ये क्या आपके पास है, कैसे प्रश्न आप लिख रहे हो, गवर्नर के हस्ताक्षर आपके इसके ऊपर नहीं होते हैं 1 रुपये के नोट पर। यही तो आपके पास, ये वाली तो स्टेटमेंट ठीक है, नीचे वाली ठीक है, इसके ऊपर जो हस्ताक्षर हो गए वो आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्रालय का जो सचिव, इसको हम कहते हैं वित्त सचिव, जिसको कहते हैं वित्त सचिव के हस्ताक्षर आपके पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस तरह की गलत जो है ना करें। कौन है, लक्ष्मी मैम, ध्यान रखिए। आरबीआई द्वारा जारी भारतीय रुपये करेंसी पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है पूरा, नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर, गवर्नर नहीं होगा यहाँ पर, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास वित्त सचिव आपने लिखना। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हस्ताक्षर नहीं करता, ठीक है, 1 रुपये के नोट पर आपके नहीं करता। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर वित्त, यहाँ पर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन सही है, इसको काट देना। कभी कभी आपको क्रॉस चेक खुद भी करनी पड़ती है कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जल्दबाजी में आप नोट्स ना बनाएं, जल्दबाजी में आप होमवर्क ना करें जो आपको होमवर्क दिया जाता है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट रिलायबल है आपके ऊपर। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, अगर आप में से किसी ने भी ध्यान से पढ़ा होता तो आज तक मुझे बता देता है कि इसमें गलतियाँ हैं, यानी कि आप में से किसी ने इसको सही से नहीं पढ़ा है। किसी भी एक स्टूडेंट का मुझे नहीं मैसेज आया अभी तक कि इस तरह का जो है गलत इन्फॉर्मेशन है। एक तो इसमें दो तो मैं आपके कर चुका हूँ अभी तक फाइंड आउट। अशोक के शिलालेख कौन कौन से याद रखेंगे। पहला, हिंसा और पशु बलि पर प्रतिबंध आपके लगाता है, इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा के लिए किस शिलालेख में प्रावधान देखने को मिला,
द्वितीय शिलालेख में पशु चिकित्सा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा आप जो है भेरी घोष की जगह धम घोष की जो स्थापना की गई, इसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? अशोक के 14 अभिलेख आपके पास है, इसमें से हम इम्पोर्टेंट जो देख रहे हैं वो हम देखेंगे 2-3। ठीक है, भेरी घोष किस जगह आपके धम घोष की स्थापना, इसका उल्लेख 14 माफ कीजिएगा चौथा जो आपके पास है, 4th जो शिलालेख है उसमें हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आपने याद रखना 8वां शिलालेख, अशोक की धम्म यात्राओं का जो है भ्रमण जो हम देखते हैं उसका जो हमें जो कहाँ से हमें सोर्स से मिल पाया, ये 8th नंबर का जो अभिलेख है उससे हमें ये जानकारी मिल पाई कि उसने जो है धर्म यात्राएं की थी और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, जिसके लिए उसने अपने पुत्र और पुत्री साथ में जो है अलग अलग अनुयायियों को अलग अलग स्थानों पर भेजा था, जिसमें हिमालय क्षेत्र की अगर हम बात करें, क्योंकि हिमाचल हिमालय क्षेत्र का एक भाग है, तो हिमालय की ओर आपके पास किसे भेजा था? मज्जिम को भेजा था। वहीं श्रीलंका की बात करें तो अपने पुत्र और पुत्री दोनों को आपके पास भेजा था। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा इन दोनों के नाम है, अगर आपको याद रखना हो तो रख लेना। नेक्स्ट आपके पास रखेंगे ये आपके 30 नंबर वाला, कलिंग युद्ध का उल्लेख हमें अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है? कलिंग युद्ध का उल्लेख हमें अशोक के 13वें शिलालेख में आपके देखने को मिलता है। खोज किसने की थी? टी फैंथर। टी फैंथर, ये पी नहीं है, टी फैंथर है जहाँ तक मुझे याद है। इसको पढ़ने में जो सफलता किसे मिली थी? सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता किसे मिली है? पहली बार जेम्स प्रिंसेप इसको पढ़ पाया कि एक्चुअल में इसने क्या लिखा है। अंजू मैम ने आपके सबमिट किया है तो क्रॉस चेक कर लेना। 6 दर्शनों की हमने पहले ही बात कर ली। 6 दर्शन में आपके पास कौन कौन किसके प्रवर्तक हैं? अशोक के आपके पास प्रमुख स्तंभ लेख, मैंने आपको क्लास में आपको करवाया था, अगर आपको याद हो, 3 तरह के। एक शिलालेख होते हैं जो पत्थरों पर है, दूसरे होते स्तंभ लेख जो किसी खंभे पर आपके अंकित किए गए, तीसरे होते गुहा लेख जो किसी गुफा के अंदर आपके पास आपके चित्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता जब हमने देखा था, तो अगर आपको याद हो तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर हम जो चित्र देखते थे, भाव चित्रात्मक लिपि उसमें आपके देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपके पास अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो कौशाम्बी में आपके देखने को मिलता है। ठीक है, तो टोपरा में देखने को मिलता है, मेरठ में देखने को मिलता है, और आपके पास जो दिल्ली टोपरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली टोपरा का ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इस जो दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है इसको शिफ्ट किया गया था, ऐसे ये प्रश्न पूछा जाता है। अब इसके रिगार्डिंग क्या है मुझे एक्चुअल में अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको जरूर क्लास के अंदर मैं इसको डेफिनेटली आपको इसके बारे में बताऊंगा। सिकंदर हमने पढ़ लिया था, सिकंदर से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, सिकंदर पर एक नज़र डाल देते हैं। सिकंदर क्या कहते हैं? सिकंदर ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर था कहाँ से? मूल रूप से कहाँ का राजा था? मकदूनिया का ये राजा हुआ करता था। और सिकंदर अपना गुरु किसे मानता था? अरस्तु को। ये वही अरस्तु है जिसको एरिस्टोटल के नाम से आप जानते हो। इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है, हिंदी में इसको अरस्तु कहा जाता है। ये वही अरस्तु हैं जो कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हो, इनके रूप में इसको माना जाता है। अरस्तु के गुरु कौन थे, ये भी प्रश्न बनता है। ऐसे प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पर सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अगर सिकंदर की बात करिए, सिकंदर का सेनापति कौन हुआ? ये सेल्यूकस निकेटर हुआ। जब आपके पास सिकंदर वापिस चला गया था तो अपना जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसको यहाँ पर आपके छोड़ के चला गया था। तो ये याद रखना। सिकंदर के आक्रमण किसके समय हुए थे? धनानंद एक शासक हुआ करता था, उसके समय ये आक्रमण आपके देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोस्पेटिस का युद्ध आपके देखने को मिला। ये किन 2 व्यक्तियों के मध्य देखने को मिलता है? सिकंदर और पोरस के जो राजा थे, इन दोनों के मध्य। पोरस का जो राजा था, पोरस कहाँ का राजा था? पंजाब का राजा था। सीधे तौर पर हम कहें कि सिकंदर ने जब आक्रमण किया था, हाइड्रोस्पेटिस का जो युद्ध हुआ था, ये आपके 326 में देखने को मिला था, जिसमें सिकंदर का सीधे तौर पर युद्ध हुआ था और पोरस के राजा के साथ आपके देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट, पोरस मतलब व्यक्ति का नाम है और पोरस राजा कहाँ का था? ये पंजाब का राजा था। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे। हाइड्रोस्पीच जो युद्ध है ये किस नदी के ऊपर आपके देखने को मिलता है, या फिर इसका किस नाम से आपके जाना जाता है? तो झेलम नदी के किनारे हुआ था। झेलम या वितस्ता नदी का जो युद्ध भी इसको कहा जाता है, यही इसका एक परिणाम आपके देखने को मिला कि इसका नाम आपके क्यों इसको जो वितस्ता या झेलम का युद्ध कहा गया, क्योंकि किस नदी के तट पर हमें देखने को मिलता है? झेलम के।
सिकंदर के घोड़े का नाम बहुत बार पूछा जाता है। ये तो मैंने बाहु केफला तो मैंने नहीं सुना है आज तक, लेकिन मैंने ये ज़रूर पढ़ा है, ब्यूसफेलस, ये इसके घोड़े का नाम था, सिकंदर के घोड़े का नाम कई बार आपके पहले भी एग्ज़ाम में आया है। नेक्स्ट, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, और क्यों मना किया था? इसका जो सेनापति था, सेनापति कौन था इसका? अभी इसमें आपके सिकंदर के सेनापति का नाम कार्नोरस का कुछ और नाम था, ये नहीं था इसमें, ये वाला सेलुकस निकेटर तो नहीं था। ठीक है, सेलुकस निकेटर इसका राजदूत हुआ करता था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक बार मैं कमेंट सेक्शन पे आता हूँ, सेलुकस निकेटर इसका राजदूत था, इसको करेक्शन कीजिए, किसी ने ये होमवर्क भेजा है वो भी एक बार इसको चेक कर लेना जिसने होमवर्क भेजा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आता है क से कुछ एक नाम है, अब मुझे काफ़ी नॉरिस कुछ इस तरह से नाम था, कार्नोस कुछ इस तरह से नाम था, जिसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था सिकंदर को, जहाँ तक मुझे ये याद आ रहा है। ठीक है, एक बार देख लेना, क्लास में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, आज तो क्लास आपकी नहीं हो पाई, इंग्लिश की क्लास थी आपकी, तो उसका की अल्टरनेटिव के तौर पर आपको उसमें करवा रहा हूँ। सिकंदर की मृत्यु होती है बेबीलोन में होती है, ये वापस आपके जा रहा था, तो बाद में बीच में रास्ते में बीमार पड़ गया, जिसके कारण इसकी मृत्यु आपकी हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास जो देखने को मिलेगा वो हम देखेंगे, आपके पास हैंड रिटन वाला देखते हैं जो भी आपके पास होगा। वंश, हर वंश इसके संस्थापक कौन है और इसमें अंतिम शासक, किसी का माई कौन है प्लीज़ देख लीजिए। हर वंश के संस्थापक बिंबिसार, अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर वंश के जो शासक रहे वो आपके पास इसमें नहीं है मेंशन, यहाँ पर सिर्फ एक वंश है, एक वंश का संस्थापक और अंतिम शासक, दो ही चीज़ें हैं, तो इसको आपने पूरा देख लेना, इसमें वैसे वाला कुछ नहीं है बताने वाला, ये हम अभी तक कर चुके हैं। मौर्य वंश तक अभी तक हम कर चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य तक। शुंग वंश से हम अगली हिस्ट्री की क्लास में हम देखेंगे। पढ़ाने वाला क्या है? जीएसटी। नेहा शर्मा में हमने आपके पास सबमिट किया है होमवर्क, जीएसटी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन। जीएसटी आपके पास जो है किस तरह का कर के रूप में आपके पास जाना जाता है, क्या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? तो इनडायरेक्ट कर है, अप्रत्यक्ष कर के रूप में इसको जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी के लिए संसद में जो आपके पास संशोधन किया गया था, इस संशोधन को आपके पास कई बार पूछा जा सकता है कि ये संशोधन आपके कब किया गया था। तो जीएसटी के लिए जो संशोधन किया गया है ये आपके पास 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपकी ये जो है पार्लियामेंट में आया था, इसके अंतर्गत ये प्रस्तुत किया गया और बाद में इसको जो है लागू किया जाता है। और ये कौन से संशोधन के रूप में इसको जोड़ा गया? जब विधेयक की बात आती है तो विधेयक 122 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसको जोड़ा जाता है, जिसके अंतर्गत किसी प्रावधान को आपके पास भारतीय संविधान के अंदर अंकित किया जाता था, उसको कहा जाता है 101वां संविधान संशोधन के रूप में इसको 2016 में आपकी जोड़ा गया। जबकि इम्प्लीमेंट होने की जो तिथि है वो आपके पास 1 जुलाई 2017 की आपके देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल इसमें जो देखने को मिला 179 है, ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप याद ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कमीशन के आप एस्पिरेंट्स हो तो इतना तो इजी नहीं पूछा जाएगा कि कब इसको लागू किया गया, कब ये कौन सा करता, ये तो आसान है। आपसे आर्टिकल पूछा जा सकता है, क्योंकि कमीशन के अंदर जो पॉलिटी वाला सेशन है उसमें आर्टिकल आपको लगभग सेम दिए जाएंगे। आप अगर इतना याद रखेंगे 279 है आपके पास, इस तरह से दिया जाएगा 279A, 279B, 279C, इस तरह से आपको ये दिया जाएगा। तो इस तरह से आपके पास यहाँ से कन्फ्यूजन आपके हो सकता है, तो आपने याद रखना 279A आपके पास इससे संबंधित है। अब जीएसटी के प्रकार आपके मेंशन किए गए हैं कि जीएसटी के कितने प्रकार के आपके देखने को मिलते हैं। तो मुख्यतः 4 तरह के जीएसटी आपके लगते हैं। जब भी आप कहीं बिल वगैरह देखो तो बिल बुक में भी आपके पास 4 तरह के जीएसटी का उल्लेख आपके देखने को मिलता है। जैसे कि आपके पास सीजीएसटी आपके पास सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लगाती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आपके डायरेक्ट दिया जाता है। उसके अलावा एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट जो आपके लगाएगी, जिस राज्य में आप हो उस राज्य से संबंधित आपके पास स्टेट जीएसटी आपके लगते हैं। आईजीएसटी और आपके पास यूटीजीएसटी, इनका वैसे इतना काम नहीं है। अब यूटी के अंदर है तो यूटी के अंदर यूटी का लगेगा, और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपके पास जो है 2 राज्यों के मध्य आपके लगते हैं। नेक्स्ट, जीएसटी को किसने रिकमेंड किया था? तो जीएसटी, हालांकि सबसे पहले अगर हम देखिए तो विश्व में जीएसटी लाने वाला जो देश था वो फ्रांस आपके देखने को मिलता है। तो इसी कारण हम फ्रांस को क्या है, विश्व में जीएसटी का जनक आपके मानते हैं।
जीएसटी की फुल फॉर्म सभी को पता है, गुड्स सर्विस टैक्स के नाम से इसको जाना जाता है। और भारत में अगर हम देखें तो भारत में कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीएसटी के लिए पहल की थी, तो उसमें जो व्यक्ति का नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत में जो है जीएसटी के जनक के रूप में हम जानते हैं, या हम कहें कि जिन्होंने इसको जो है लागू करने के लिए एक पेशकश की थी, तो उस कारण आपके पास जो है अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आपके पास महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। इसके लिए आपके पास एक कमेटी बनाएगी और कमेटी का नाम आपसे पूछा जाता है। वो कमेटी आपकी कौन सी थी? 2005 में कमेटी बनी, केलकर समिति, केलकर कमेटी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसने आपके पास जो है 12वां जो वित्त आयोग था 20 जो आपके पास जो फाइनेंस जो कमीशन था, उसके अंतर्गत एक रिकमेंडेशन आपके दी गई थी कि जीएसटी को लागू किया जाए। और इस रिकमेंडेशन के आधार पर आपके पास जो है एक रिपोर्ट पेश की गई। वो रिपोर्ट आपके पास जो है कब आपकी प्रस्तुत की गई थी? 6 अगस्त 2016 को, यानी कि 6 अगस्त 2016 को एक रिपोर्ट आती है। उसके बाद आपके पास जीएसटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट आपके हो जाता है। इससे संबंधित आपके प्रस्ताव जो हमारी असेंबली है उसके अंदर आपके रखा जाता है। जीएसटी से बाहर रखे गए हैं उत्पाद कौन कौन से उत्पाद हैं? हो सकता है कि आपके पास उन उत्पादों के नाम पूछे जाए, तो ये भी आपके इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि तंबाकू है, आपके पास पेट्रोलियम है, खाद्य तेल है, जो बीमा उत्पाद है, जो आपकी जो जितनी भी इंश्योरेंस वगैरह है, उन सभी को है खाद्य जो है आपके पास उत्पादों के अंदर आपके पास जितनी भी रिफाइंड वगैरह है, घी वगैरह है, इन सभी को आपके पास जो है जीएसटी से बाहर रखा गया है। रीज़न क्या है कि इसके पीछे आपके पास प्रॉफिट जो है फिर बहुत कम आपके हो जाता है। पेट्रोलियम की अगर बात करें, पेट्रोलियम पर अगर आपके पास जीएसटी लग गया तो पेट्रोल के भाव अगर वर्तमान में हम देखें तो 94 के आसपास ही आजकल अगर आप देखें 94 पॉइंट समथिंग हो सकते हैं, आपके एरिया में 95 के आसपास हो सकते हैं अप्रॉक्सीमेट अगर हम रखें तो 94-95 है। तो अगर हम जीएसटी के दायरे में इसको लेकर आते हैं तो प्राइस आपके पास लगभग आधे हो सकते हैं। तो ऐसे में जो अभी जो प्रॉफिट आपके मिल रहा है वो प्रॉफिट आपके पास बहुत ज़्यादा है। जीएसटी लगाने के बाद इनके रेट आपके कम हो सकते हैं। इसके अलावा आपका जो लिकर है या शराब जो आपके पास है, शराब को भी जीएसटी से बाहर रखा गया, हालांकि इसमें आपके पास यहाँ पर आपके मेंशन नहीं किया गया। ये भी जीएसटी पर आपके पास चर्चा है, तो जीएसटी को आपके पास ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। करंट अफेयर भी छोड़ देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के लिए मैंने एक स्पेशल क्लास मैम को लेने को कहा था। तो रितु मैम ने आपको करंट अफेयर की क्लास आपके लिए है। एक दिन स्पेशली मैंने कहा था कि करंट अफेयर खुद से नहीं देखेंगे आप लोग, तो आपकी क्लास ली जाए। इसको छोड़कर बाकी का हम देख लेंगे। ये बहुत अच्छी स्लाइड है जिसने भी आपके भेजी है। क्या नाम है आपके पास? नाम आपके पास देख लेंगे, नेहा शर्मा मैम। नेहा शर्मा मैम की सारी स्लाइड एक बड़ी जो है हार्डवर्क करके बनाई गई है। तो यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा है, जो कि हमने मैप के अंदर भी हमने कवर की थी। जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास हुई थी तो उसमें हमने देखा था कि कौन कौन सी गर्म जलधारा है और किस महासागर की कौन सी जलधारा है। तो यहाँ पर हम जब सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है प्रशांत महासागर की जलधाराएं इनके द्वारा बनाई गई है, यानी कि प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हैं उसकी स्थिति हमें इस मैप के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पर जो जलधारा है मैम ने जो मेंशन की है वो आपके पास यूरेशिया की जलधारा आपके यहाँ पर मेंशन की गई। एक जलधारा बीच में आती थी वो यहाँ से गायब है, क्यों नहीं लिखी आपने? ठीक है, ओयोशियो आपके पास ये भी आपके मेंशन नहीं है, बस मैप आपने बना दिया, लेकिन आपने जलधारा है तो इसमें बहुत कम की है। एक आपने यहाँ हम्बोल्ट की दिखाई है, ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया की जलधारा गर्म है। अलास्का की जलधारा आपके पास ये ठंडी गर्म दोनों आपकी चलती हैं। अलास्का की जो जलधारा है वैसे आपके पास ये गर्म जलधारा है। यहाँ आपने कंप्लीट लिखा, जैसे अलास्का की जलधारा आपके पास यहाँ ठंडी है लेकिन ये गर्म है जलधारा। क्यूरोशिया आपके पास, उत्तरी प्रशांत आपके पास, ओयोशिया आपके पास दिखाया तो है नहीं आपने, ये तो ठीक है। ये वाली जलधारा है उत्तरी प्रशांत की है, ये वाली आपके पास दक्षिणी प्रशांत की जलधारा है। ठीक है, ये आपने इस तरह से याद रख लेना, इसको देख लेना एक बार। ठीक है, हम्बोल्ट की ठीक है ठंडी है, ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म है। ठीक बात है, ऑस्ट्रेलिया की जलधारा आपकी गर्म वाली जलधारा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आज इतना ही करते हैं, क्योंकि आज मैं भी प्रिपेयर आपके नहीं था।